ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल ऑफ यू हैव सबमिटेड असाइनमेंट 3। मेरा ख्याल है कुछ लोग रह गए थे। बहरहाल कल तक तो डेडलाइन थी। आई होप के जिन लोगों ने नहीं कराई वो भी जितनी जल्दी हो सकता है करा लें। एंड वी आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 3 एंड द टॉपिक इज about system sensitivity, and that tells you that how the feedback helps us in decreasing the sensitivity or isolating the system um, from the disturbances. And one of the major advantages of feedback is that it can be used to make the response of a system relatively independent of the certain changes or inaccuracies in plant model. अच्छा, आपके सामने एक सिस्टम मौजूद है जिसमें एक प्लांट ट्रांसफर फंक्शन है विच इज़ गिवन एज 4/s+2। इसके साथ कैस्केड में एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसका जो फॉरवर्ड गेन है दैट इज़ 100, and RFS is the input, YFS is the output, and output sensor जो है with a unity feedback जो है वो आपके पास लगा हुआ है, and we have obtained this transfer function TFS is equal to 400 divided by S plus 402. Okay, and now we are looking कि इस feedback की वजह से किस तरह से आपका सिस्टम जो है आपका जो response of the system है that becomes independent of the changes being occurred at the plant level or at the feedback level. Any questions regarding this? मेमन आप बैठे हुए हैं? Yes, sir. जी बेटा, any question? No, sir. Okay, great. Okay, now suppose the plant parameter is wrongly modeled. प्लांट ये है आपका, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास S प्लस पहले था, S+2 था, यानी पोल जो है वो -2 पे लोकेटेड था। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि आपका ये जो पैरामीटर है 2 दैट इज रॉन्गली मॉडल, यानी प्लेसमेंट ऑफ द पोल जो है आपसे गलत मॉडल की गई है। सो फॉर K1 इज इक्वल टू 1 द प्लांट इज सेम एज बिफोर, बिकॉज K1 1 हो जाएगा तो आपका डिनोमिनेटर जो है प्लांट मॉडल का ट्रांसफर फंक्शन का दैट वुड बी S+2 एंड दैट्स द सेम। बट फॉर अदर वैल्यूज ऑफ K द प्लांट पोल जो है वो परटर्बेशन हो रही है, उसकी अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर रहा है। अगर हम 50% भी इसकी नॉमिनल वैल्यू से चेंज करें, सपोजिंग दैट नॉमिनल वैल्यू इज 1, सो इन दैट केस देखिए क्या फर्क पड़ता है। There are just very minor changes in your transfer function, and even if you look at the negative value of K1 for which the plant is unstable, यानी अगर K1 is equal to नेगेटिव कोई वैल्यू है तो उस केस में आपका जो प्लांट मॉडल है that will become negative, यानी unstable हो जाएगा because the pole will be placed in the positive S plane. But अगर आप overall transfer function को देखें सिस्टम के तो in that case that doesn't make any difference. ठीक है, तो आपका प्लांट जो ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट वुड रिमेन स्टेबल। सो इनफैक्ट ये किस वजह से हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक एलिमेंट। क्योंकि जनरली अगर मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन होता, ये फॉरवर्ड पाथ होता सिर्फ, और मैं K1 को नेगेटिव करता तो इनफैक्ट द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन वुड हैव बीन अनस्टेबल हो जाता। बट इन दिस केस जब आपने ये फीडबैक यूज आप कर रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि आपका ये जो इफेक्ट है इस परटर्बेशन का दैट इज नॉट कमिंग ऑन टू द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। क्वेश्चंस प्लीज। Yes. ओके, अगर इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू को देखें in terms of K1, तो you are getting this thing 2K1 over 400 plus 2K1, and that is being dominated by the factor of 400, and that is nearly proportional to uh, K1. Similarly, आप देखें कि आपने एक पैरामीटर जो है 4K2 था इन द न्यूमरेटर। अब अगर आप इसके न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं एंड K2, और आप उसे परटर्ब करते हैं, सो द ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स दिस थिंग 400 K2 डिवाइडेड बाय S प्लस 400 K2 प्लस 2। अगेन अगर इस चीज़ में आप देखें तो इस केस में भी
आप नॉमिनल वैल्यूज ऑफ K2 पे ओवरऑल ये आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। तो इन दैट केस आप देख रहे हैं कि जो स्टेप इनपुट है दैट इज dominated by the factor of 400 K2 और K2 की small values जो small changes हैं with respect to the nominal changes will not affect the output. So again ये जो feedback है that is playing its role in this particular activity. Similarly here again the feedback is playing its role. So what we said initially that one of the major advantages of the feedback is that it can be used to make the response of a system, response of the system is YFS, yeah, in terms of transfer function अगर हम बात करें तो that is TFS, relatively independent of the certain changes or inaccuracies in plant model. So इस बात का मतलब है plant model में अगर आप पोल की प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ जाए या आपका जो गेन पैरामीटर है प्लांट का उसमें अगर कोई परटर्बेशन हो जाए या आप रॉन्गली मॉडल करें, कुछ इनएक्यूरेसीज उनके अंदर आ जाएं, तो ओवरऑल जो आपका सिस्टम रिस्पॉन्स है दैट वुड बिकम इनसेंसिटिव। एग्रीड? सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ योर फीडबैक सिस्टम। एंड नाउ फाइनली इफ यू सी कि आपके पास यूनिटी फीडबैक था, अब अगर आप चेंज करते हैं सेंसर गेन को, यानी पहले यूनिटी फीडबैक के साथ था या कोई भी यहाँ पे गेन फैक्टर मौजूद था फॉर अ फीडबैक, बट नाउ व्हाट यू आर डूइंग कि परटर्बेशन जो है आप लेके आ रहे हैं इस फीडबैक के अंदर। सो इन दैट केस व्हाट इज योर ट्रांसफर फंक्शन? This one 400 over S plus 400 K3 plus 2. Now what is happening? That is your steady state error. Now steady state error अगर आप इन्हें पिछली दो steady state error के मुकाबले में देखें तो that is quite large because we are saying that feedback के अंदर अगर आप कोई perturbation लेके आएंगे यहाँ पे जो आपके sensor gains के अंदर, तो in that case आपकी जो स्टेप आउटपुट है, यूनिट स्टेप आउटपुट है या स्टेडी स्टेट आउटपुट है जो आपकी, that would be significantly changed as compared to any change in the parameters in your plant model. Questions please. Nangyal? No, Simujag, please. Okay, great. So that was end of chapter number 3, and now we will be moving to chapter number 4, which is about root locus analysis. मैंने ये पूछना था कि अब तक चैप्टर 1 2 3 और 1 2 3 कर लिए हैं खत्म? जी हाँ। ओके, बस सही है। We are moving towards root locus analysis, but before directly stepping on to this topic, थोड़ी सी revision जो है वो चैप्टर में मौजूद है, तो let's do that. That the zeros of a function are the values of the variables for which the function is zero. These are the roots of the numerator polynomial. So अगर आपके पास कोई function मौजूद है जो जनरली हम ट्रांसफर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते आ रहे हैं, सो TFS जो है मेरे पास दैट इज इनफैक्ट AFS डिवाइडेड बाय BFS कह देते हैं इसको, या हम इसको न्यूमरेटर पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पोलिनोमियल भी कहते रहे हैं. सो इनफैक्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट that is ratio of the polynomials in S, and this is called the numerator. AFS or NFS is called the numerator polynomial, and BFS or DFS is called the denominator polynomial. ठीक है, और the zeros of the function या zeros of the transfer function are the values of the variables for which the function is zero, and these are the roots of the numerator polynomial. So in fact अगर आप इस function को देखें तो FFS is equal to this is my numerator of S and that's my denominator of S. और अगर मैं इसके रूट्स बनाऊं तो this is what I am getting. So इसके पास एक रियल रूट है, दो इमेजिनरी रूट्स हैं. सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में जाएं तो हमारे पास एक रियल रूट है, बल्कि दो रियल रूट हैं, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है. So what will happen कि S is equal to 2 पे, what this is saying that at this value
the function value is 0. If s is equal to 2 पे function value will be 0. So zeros are the locations जहाँ पे function की value या transfer function की value जो है वो 0 हो जाती है, और poles are the values जहाँ पे आपकी function की value जो है वो infinity हो जाती है. So poles of the functions are the values of the variables for which the function is infinite. So these are the roots of the denominator polynomial. यहाँ से आपको poles मिल रहे हैं और यहाँ से आपको ये जीरोस मिल रहे हैं. ओके, सो जीरोस आपके पास कहाँ पे हैं इस सिस्टम के? s इज इक्वल टू 2 पे 0 है और s इज इक्वल टू प्लस माइनस j पे 0. और इसी तरह से पोल की अगर हम बात करें तो वी हैव पोल एट s इज इक्वल टू 0. प्रोबेबली आई हैव रिटन इट हियर. s इज इक्वल टू 0 पे पोल है, s इज इक्वल टू, ठीक है, s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -4 और s इज इक्वल टू -1 प्लस -3j पे आपके पोल्स मौजूद हैं. Any questions about this? In fact, we have been talking about this so many times. This should be crystal clear. ठीक है? Yes, sir. Okay. अगर हम जनरली बात करें तो ये जो पोलिनोमियल्स हैं जिनको हम न्यूमरेटर पोलिनोमियल्स या डिनोमिनेटर पोलिनोमियल कह सकते हैं, तो जनरली हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो bm -1, b1 and b0, these are the coefficients of the numerator polynomial, and an -1, a1 and a0 are the coefficients of the denominator polynomial. And similarly when we factorize अगर हम उसे करते हैं तो we can write it in this form as well, where z1 z2 up to zm are the zeros of the system, and p1 p2 pn to pn are the poles of the system, and the constant k, small k, the small k is equal to bm over an, and that is in fact the multiplying constant, and that's chosen such that the highest power of s both in the numerator and denominator have a magnitude of 1. So unity magnitude के लिए आप k जो है वो लेते हैं, which is nothing but bm over an जो है, that's the value of this. Questions please. Sir, clear है. अच्छा, जस्ट पोल जीरो प्लॉट्स के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो यू हैव बीन लुकिंग एट दिस, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई परेशानी हो. When poles and zeros of the functions are plotted on the complex plane, the result is a pole zero plot. So we have one function which is 4s over plus 5 divided by s cube plus 4s square plus 13s. तो in that case आपने क्या किया है, 4 कॉमन ले लिया है, and that's the k. So ये आपका bm over an था, an ऑलरेडी यहाँ पे 1 था, तो आपके पास जो k है that is 4 now, और s plus 5 over 4 और divided by this factor रूट्स आपने बनाए हैं. इनफैक्ट आपके पास यहाँ पे 3 रूट्स हैं, s is equal to 0 पे, और फिर -2 plus -3j पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर है. सो इफ वी आर गोइंग टू प्लॉट दीज थिंग्स, s is equal to -5/4 पे ये आपके पास एक 0 रखा हुआ है, s is equal to 0 पे आपके पास एक पोल रखा हुआ है, और इसी तरह से -2 प्लस -3j, दिस इज -2 प्लस -3j पे आपके पास 2 पोल्स जो हैं वो रखे हुए हैं. सो दैट्स द सिचुएशन, आपके पास एक 0 है और 3 आपके पास पोल्स हैं, एंड दिस 4 जब आप पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं, सो दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू कि जब भी आप पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं तो आप ये 4 जो है ना आप यहाँ प्लेस करते हैं. इसका एडवांटेज ये होगा कि व्हेन यू विल बी आस्क्ड टू मूव फ्रॉम पोल जीरो प्लॉट टू द ट्रांसफर फंक्शन, तो ये 4 जो है यू विल बी प्लेसिंग इट एज अ के, आप अपनी इक्वेशन में लगा लेंगे. Similarly, if we have this function which is -s square -4, so यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो -1/2 will be acting as k, और न्यूमरेटर में आपके पास s plus 2j, s minus 2j, the factors of the equation is 2 plus 4, and in the denominator the equation will be s square plus 7s plus 12, and the factors will be s plus 3 into s plus 4. So पोल जीरो प्लॉट की तरफ अगर जाएं तो -1/2 जो है that would be here, ये k है आपका. इसी तरह से -2j और +2j पे आपके पास जो जीरोस पड़े हुए हैं, सो दिस इज +2j, दिस इज -2j, ये आपके पास जीरोस हैं, एंड -3 और -4 पे आपके पास ये पोल्स जो हैं ये लोकेटेड हैं. सो दैट्स द पोल जीरो प्लॉट
from this transfer function. Very trivial thing, of course, कोई नई चीज नहीं है. You have been working on this for last year. Signals and systems में भी देखा आपने, फिर उसके बाद DSP में भी देखा. But the only difference is that sometimes you are working on S plane and sometimes you are working in the Z plane. Any questions? एक्सक्यूज मी सर, ये जो के की वैल्यू जो बॉक्स में है, इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस अभी आ जाता है. अभी बताया ना कि ये अगर फर्ज किया आपको ये गिवन है, अगर आपको ये गिवन है और आपको कहा जाता है कि ट्रांसफर फंक्शन बनाइए, तो ट्रांसफर फंक्शन में पहला स्टेप जो है, मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं कहूँगा जी मेरे पास या टी ऑफ एस या एफ ऑफ एस कह लीजिए. तो इन दैट केस मैं डिनोमिनेटर में मैं पोल्स को देखूंगा. मेरे पास एक पोल ओरिजिन पे है, एस हो गया. दो पोल मेरे पास -2 +-3j पे हैं, तो मैं इसको लिखूंगा कि एस है, फिर s+2 +3j है, फिर s+2 -3j है. सो पोल वाला मसला हल हो गया. उसके बाद मेरे पास एक ज़ीरो जो है वो -5/4 पे है, तो मैं लिखूंगा s+5/4. सो अगर तो मैं ये नहीं लिखता हूँ, तो in that case that would be my transfer function, and that would not giving me the true picture of what we started with. So as a result of that, ये 4 मैं उठाऊंगा और उसको यहाँ प्लेस कर दूंगा. So इस 4 को प्लेस करने के बाद then I can say that this is 4s plus 5 divided by s cube plus 4s square plus 13s. Agreed, Isha? यस सर. Okay. Graphical evaluation is another aspect, and again you are quite familiar with it. इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है. The rational function, if you have got some rational function जिसमें आपके पास numerator में कुछ factors मौजूद हैं, denominator में factors मौजूद हैं, and you know that the roots of the numerator are the zeros of the system and the roots of the denominator are the poles of the system, and k is यहाँ पे मौजूद है. You know that is dm over an, which is to make the higher factors of higher powers of s equal to unity. So that is you already know. लेकिन अगर इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे s इज इक्वल टू s नॉट पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो दैट वुड बी f ऑफ s नॉट, एंड यू विल बी रिप्लेसिंग s विद s नॉट. सो in the whole rational function, I will be replacing s with s naught, so that would be equal to k s naught minus z1. So the actual z1, z2 up to zm and p1, p2 up to pn are placed on some उसमें पोल जीरो प्लॉट पे वो मौजूद हैं. You have taken a some point which is s naught, and then you want to know what is the value of that function f of s naught. So what you will be doing, you will be replacing s with s naught, and that would be the mathematical representation of what you will be getting as f of s naught. Questions, please. सर इट्स क्लियर. ओके. अगर ग्राफिकल वे में हमने इसको देखना हो, तो पोल जीरो प्लॉट पे आपके पास सपोज एक पोल था P1, और आपने अब S नॉट उसको देखना था कि S नॉट आपका टेस्ट पॉइंट था. तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग दैट P1 से लेके S नॉट तक ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कह देते हैं दिस इज length of this vector is s naught minus p1, magnitude of that vector, and of course the phase of this vector. So f of s naught अगर मुझे find out करना है, and I have different zeros and different poles in my s plane, so in that case what it will be doing, that for every element of s naught minus z1, suppose there will be a magnitude of this thing and there will be a phase of this thing. So magnitude of s naught minus z2 and the phase of this term, and similarly the magnitude and phase from the pole terms के साथ आपके पास आ रहे हैं. So overall f of s naught will be can be written in this form as well, that s naught minus z1 into the phase of that s naught minus z2. S naught minus z2 क्या होगा? That would be in fact suppose there is a zero here. ठीक है, तो इस जीरो से जो मेरा वेक्टर होगा, जो लेंथ है इसकी,
दैट वुड बी, ये जो चीज है दैट इज S0 माइनस Z1 मैग्नीट्यूड, एंड द एंगल जो है इसका दैट वुड बी द एंगल ऑफ S0 माइनस Z1. ठीक, so इसी तरह से you will be having the contribution from all the zeros and from all the poles up to the point, the test point S0, and as a result of that you will be evaluating your function graphically. So that's called the graphical evaluation. Questions please. Quite logical and trivial thing, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है. जस्ट मैथमेटिकल, या आप फेजर में काम कर लें या आप कार्टेशियन में काम कर लें, तो यू कैन डू इट. मेमन, नंगियाल, No questions, sir. Ibrahim. No question, sir. Great. Okay, so considering all the poles and zeros of f of s, the evaluation of the function at S0, as I told you, that f of S0, the evaluation of that function at that particular point, that would be equal to the product of the lengths, magnitude की अगर हम बात करें तो magnitude of k, because that's the constant there, that might be negative as well. So because you have seen here that it was negative, so if we are talking about the magnitude, so that should be taken as the magnitude of minus 1 over 2, so that it is showing that magnitude of k. Then the product of lengths of all the directed line segments from the zeros to S0, so the vector lengths, so this vector length, this is vector length, so the contribution from the poles and contribution from the zeros, and you will be multiplying those. So product of lengths of the directed line segment from the zeros divided by product of the lengths of the directed line segments from the poles. So the length of the zero vectors divided by length of the pole vectors. Similarly, when we will talking about the angle of f of S0, that would be the sum of the angles. तो phase क्या होते हैं आपके add होते हैं multiply terms में, तो sum of the angles of the directed line segments from the zeros minus किस वजह से, because that's in the denominator, so that will come as the negative with the negative sign, so minus sum of the pole angles plus 180 degree if k is negative. Questions please. Yes. सर ये k के साथ 180 डिग्री क्यों हम करते हैं? जी आप जरा बताएं ना, जरा थोड़ा सा तवज्जो दें इस चीज को, क्या होनी चाहिए वजह? अगर k पॉजिटिव है, प्लेन पे लाई करता है मतलब. देखिए ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ठीक, अगर तो मेरा k जो है वो पॉजिटिव है, तो k कहाँ लाई कर रहा है? k ये बैठा हुआ, ठीक है. तो अब बताइए कि एंगल क्या है, क्योंकि एंगल हमेशा हम रियल एक्सिस के साथ देख रहे हैं. अगर सपोज मैं इसकी बात करूं और मेरे पास एक चीज़ है ये, तो इस केस में ये मेरा एंगल है. इसी तरह से ये अगर चीज़ है और मेरे पास है तो ये मेरा एंगल है. इस केस में मेरा एंगल क्या होगा? एंगल इज 0 डिग्री. 0 डिग्री. और अगर इफ के इज नेगेटिव, तो इस केस में क्या सिचुएशन हो जाएगी? ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास k हो जाएगा. So in that case the angle is 180. Agreed? Yes sir. Okay, so k is positive अगर है तो you don't need to add. So just an example from this graphical evaluation. So consider the given pole zero plot of some function or some transfer function f of s or tfs. The graphical evaluation at S0. So that's our test point. S0 जो है वो -1 + 3j है, and that gives you the magnitude and phase terms as follows. So मुझे देखना है function की value which is f of S0, और S0 जो है वो ये है, this one. So as a result of that मेरे पास f of S0 जो है वो ये आ जाएगा, s is equal to -1 + 3j, और इस पे मैं fs की magnitude जो है वो देख रहा हूँ. So what it will be, ये मेरे पास poles जो हैं ये पड़े हुए थे, this pole,
दिस पोल, ये डबल पोल पड़ा हुआ था, और फिर उसके बाद ये मेरे पास एक 0 पड़ा हुआ था। ठीक, सो और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेरे पास k था। सो द मैग्नीट्यूड विल बी, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ -6 उठाया, वो 6 लिख दिया, दिस 6। नंबर 2, द लेंथ ऑफ द जीरो वेक्टर विच इज 5, ये में आपके पास 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद आए तो आपके पास ये जो वेक्टर लेंथ पड़ी हुई है, दो वेक्टर्स हैं, बिकॉज डबल पोल है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5/4 इंटू 2/2। सो आपको सिर्फ पोल्स गिवन थे, यू हैव फाउंड द वेक्टर लेंथ्स जो है वो आपने खुद फाइंड आउट कर लिया। ऑफ कोर्स आपके पास अगर स्केल्ड प्रॉपर्ली स्केल्ड पोल जीरो प्लॉट है तो इट्स अ डक शूट, कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड सिमिलरली ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी विच इज 0.28। ठीक है, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एंगल of this point, तो in that case the angle is जीरो वेक्टर का एंगल, क्योंकि इस वेक्टर का एंगल जो है दैट इज आपके पास क्या होना चाहिए 180, ये आपके पास 1 ऐड किया हुआ है बिकॉज दैट वाज नेगेटिव साइन आ रहा था। सो 180 इंटू इसका एंगल जो है, देखिए एंगल एक्चुअली आपको जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा जब आप साइन यूज करेंगे, साइन ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, बट यू हैव टू फाइंड दिस एंगल विच विल बी जो भी आप फाइंड करेंगे, सपोज दिस इज थीटा, सो 180 माइनस थीटा जो है दैट वुड बी 143 डिग्री। काउंटर क्लॉकवाइज में आप जाएंगे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, फ्रॉम द रियल एक्सिस। ठीक, so 143 is the angle here, then all the angles will be subtracted because it's in the denominator। 90 माइनस किया है, फिर 90 माइनस किया है, फिर 68 माइनस किया है, और फिर उसके बाद 27 जो है ये माइनस किया है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस -6 मैग्नीट्यूड तो +6 हो गई थी, लेकिन क्योंकि -6 था कि सो 180 जो है वो प्लस किया, सो दैट्स योर 48 डिग्री। सो दैट्स इन फैक्ट the graphical evaluation of this point with respect to all the poles and zeros of this system. Agreed? Yes, sir. Okay. चलें जी, आप ज़रा थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 2-3 प्रॉब्लम्स आप देख लें सो दैट कि क्लियर हो जाए हर चीज़। चलें जी, मैं ज़रा नंगियाल ज़रा मुझे हेल्प कीजिए। Yes. जी बोलिए, क्या करूं? पोल्स एंड जीरोस की वैल्यू बताइए। सर जीरो हमारे पास 1/3 पे थोड़ा 1/3 पे 1/3 पे। Why 1/3? Because you have converted this into this thing कि आपने 3 कॉमन ले लिया है, 1 माइनस सॉरी s minus 1/3 and divided by yes. s plus 2। Now it's a duck shoot, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। This is 1/3 पे आपके पास एक 0 पड़ा हुआ है, और उसके बाद पोल है आपके पास एक s is equal to 0 पे, s is equal to -2 पे दूसरा पोल है, and finally this is important कि as per notation used in your book you will be placing 3 here. Agreed? Yes. Okay. What about this one? जल्दी जल्दी, कौन सी ऐसी बात है इसमें? बेटा 9 कॉमन ले लो ना। Yes, sir. It will be s square over into 1 plus 9, and of course हम इसको डायरेक्ट सॉल्व तो इस तरह नहीं कर सकते, बट इट इज डबल पोल्स हैं आपके पास, डबल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, तो इट इज इनफैक्ट s प्लस, यहाँ पे अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, s प्लस 4 प्लस j और s प्लस 4 माइनस j, और इसका जो है फिर स्क्वायर हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग, मेरे पास इसको अगर हम देखें तो दैट वुड बी 9 s प्लस
1/3j s minus 1/3j divided by all that. ठीक, सो इस बात का मतलब है कि आपके पास 1/3j पे आपके पास एक पोल है, सॉरी 0 है, 1 माइनस इधर आपके पास एक 0 है, फिर आपके पास डबल पोल्स हैं, ये आपके पास यहाँ कर लेते हैं, दिस इज -4, सो -4 और ये हम कह देते हैं दिस इज j, सो यहाँ पे मेरे पास एक डबल पोल है और इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास एक डबल पोल है, ठीक, एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे मेरे पास है, एग्रीड? यस सर। ओके, सो आप इसमें से देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। चलें इसको भी देख लें। फाइंड द रैशनल फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द पोल जीरो प्लॉट इन द फॉलोइंग फिगर। एनी वॉलंटियर अदर देन नंग्याल? अब नंग्याल मुझसे तंग आया हुआ है। जी जनाब, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, जल्दी जल्दी, शाबाश। सभी सो रहे हो? सर s+1 + 3j। ये न्यूमरेटर में बता रही हैं? यस सर, जीरोस के लिए। अच्छा, s+1 + 3j और s+1 - 3j भी होना चाहिए साथ। यस सर। आपने इनको हिट किया और है, ठीक। और फिर उसके साथ s+3। s+3 आ गया, ठीक हो गया। एंड देन देयर इज अ पोल s, सर ओवर s। एनीथिंग यस, और एल्स? साथ सर k is +6। सो दैट्स 6। सो फाइनली व्हेन यू विल बी डूइंग दिस, ये आपके पास आ जाएगा s6 s+3। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को आप कंबाइन कर लें अगर, तो यू विल बी गेटिंग s² + 2s + 10 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, ओके, लेट्स डू दिस। जी जनाब, मेमन। So इसमें the constant है 2/3। ओके, So सर गुड। जो zeros है सर वो ये 15 पे पड़े हैं, +15j और -15j पे पड़ा है। यस सर। और सर इसमें सर पोल सर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और सर दो रियल इसको डबल तो पोल। करवा दो, कंप्लीट तो कर दो ना बेटा, ये तो पढ़े हैं, ये तो मैंने बता दिया, मैं इधर क्या करूं? सर इसमें सर s ±15 से सर ये 15 × 15 225 होता है। यस ओके, आगे चलो। सर पोल सर दो कॉम्प्लेक्स पोल सर -10 + 20 से। सो s +10 + 20j, और s +10 - 20 से। s +10 - 20j, व्हाट एल्स? और सर s +30 फिर से डबल पोल स्क्वायर आ जाएगा। s +30 square. So finally your system will be 2/3 s² + 225 and divided by s +30 square, and that is s² + 20 s + 500. So that's your system. Okay, now sketch the pole zero plot for the following function, then graphically evaluate the function at the indicated value of the variable s. जी जनाब, हलीमा, are you sitting?
हलीमा बैठी हुई हैं आप? चलें, हलीमा नहीं है। इब्राहिम, यस सर। व्हाट टू डू बेटा, क्या करें? सर सबसे पहले 10 मेंशन कर देंगे सर, वो साइड के ऊपर जो हमारे पास कांस्टेंट है सर। ठीक है, कर दिया बेटा। सर एक हमारा नेगेटिव हाफ प्लेन में 2 के ऊपर एक 0 है सर हमारा। ये जनाब मेरे पास यहाँ नेगेटिव हाफ नहीं है, ये पॉजिटिव यस सर, हाफ सॉरी पॉजिटिव हाफ। है। ये मेरे पास एक 0 आ गया। व्हाट एल्स? सर नेगेटिव हाफ प्लेन में हमारे पास 2 पोल्स हैं सर, एक 2 के ऊपर है और एक -1 के ऊपर है सर। -1 पे और एक -2 पे, ये 2 पोल्स आ गए। अब बताएं क्या करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सर जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर 3 को अगर हम पॉइंट को मार्क कर देंगे और सर फिर हम सारों का जो है हाइपोटेन्यूज ये है सर, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस से। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो 3J जो है दैट्स माय टेस्ट पॉइंट, ये मेरा टेस्ट पॉइंट है, ठीक। एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड आउट f of s इज इक्वल टू 3J, मैग्नीट्यूड इसका फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट एल्स, द फेज ऑफ f of s इज इक्वल टू 3J जो है ये फाइंड आउट करना है। एंड वी नो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आप इन वेक्टर्स की जो लेंथ्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा वेक्टर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा वेक्टर। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट द लेंथ्स, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो दिस इज वन वेक्टर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सपोज मैं इसे कहता हूँ दिस इज P1, this is P2 because these are associated with the poles. इसको मैं कह देता हूँ this is my Z1 and what will be the magnitude? Okay, यहाँ कर लेते हैं। That would be in fact 10 because that 10 is here. Magnitude की बात कर रहे हैं, 10 into Z1 की जो magnitude है divided by P1 into P2. So what is Z1? Sir, √13. √13, great. So that's equal to √13 will be 3.6, ठीक। और फिर उसके बाद P1 same sir, same, so that is 3.6 as well, and P2 √10 sir, √10 which is 3.16. okay, so finally the magnitude will be equal to f of जो भी है आपके पास s is equal to 3J, इसकी magnitude जो है that is equal to 10 into 3.6 into 3.6 multiplied by 3.16, and as a result of that you are getting as 3.16, something like that. ठीक होगी बात? yes sir. ओके अच्छा, अब जब फेज की बात होगी तो फेज में आपने क्या करना है, द फेज ऑफ न्यूमरेटर, या इसका फेज 0 है, 10 है, पॉजिटिव है, तो इसका फेज तो 0 हो गया। अब इसका फेज क्या है, ये वाला फेज, ये फेज, दिस वन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस दिस वन माइनस दिस वन। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये वाले फेज जब आप फाइंड आउट करेंगे तो you will be getting angle of f of s is equal to plus 3J, that would be equal to angle of Z1 minus angle of P1 minus angle of P2. So ये different angles आप find out करेंगे। So any questions, any confusions, please ask. नहीं, हमने मैग्नीट्यूड किस तरह निकाले हैं 3.6 3.16 वाले? क्या हो गया, पाइथागोरन थ्योरम यूज किया है। सो इट इज 1 2 3, ओके सर, ठीक है ठीक है ना, 3 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू Z1। इसी तरह से P1 भी यही है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
और P2 जो है that is -1 square plus 3 square. The distance of the vector from the pole to the test point. ये मेरा टेस्ट पॉइंट है, ये जो 3s is equal to 3j टेस्ट पॉइंट था मेरा, that is the test point. ठीक है? Yes, sir. Okay. Okay. So that was in fact जो अभी तक हमने ये drill problems इससे associated हैं, आप कर लीजिएगा. So now the actual thing starts, and I would request all of you to pay special attention to this topic, because the next chapter, chapter number 4, which we are in, and the chapter number 5, that is about the root locus. What is root locus, किस तरह से हम इस root locus को डिजाइन करते हैं, और फिर किस तरह से हम अपने एनालिसिस करते हैं उस root locus की बेसिस पे जो हम किसी सिस्टम का बनाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी स्पेसिफिकेशन अगर हमारे पास हो तो रूट locus की मदद से हम किस तरह से अपना कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिजाइन करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स all your previous knowledge of previous chapters जो हैं 1, 2, 3 that would be used, और फिर कुछ नई चीज़ें भी उसमें आ रही होंगी. सो आंखें और कान खुले रखने की ज़रूरत है, एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी सी तवज्जो जो है इसमें आप ज़रा इसको इम्प्रूव करें, अपनी तवज्जो. ओके जी, बिस्मिल्लाह. Root locus for feedback system, and this is just the definition. The root locus for a feedback system is the path traced by the roots of the characteristic polynomial as some parameter is varied. Okay, so सबसे पहली बात तो ये है कि characteristic polynomial के बारे में आपको पता है. Characteristic polynomial is in fact what? That is the denominator of your transfer function, of the closed loop transfer function. अगर आप इस system को देखें, the input is RFS, YFS आपकी output है, HFS is the आपका transmittance है आपकी feedback path की, GFS is the transmittance of your plant, K is the controller का gain है. So that's the simple, आपके पास एक feedback system मौजूद है. तो इसमें जो आपका transfer function है that is KGS over, now this is important that this K is different, this is capital K, that is the system parameter है. और अगर आप इन K's की बात करें तो that these K's जो थे, ये जो आपको K is equal to 10 नजर आ रहा है, this is a small K, and that was equal to BM divided by A, and that was just a constant. ठीक, और ये जो चीज है आपके पास ये सिस्टम पैरामीटर है. सो इस बात का जरूर ज़हन में रखना है, that is capital K. ओके, सो ये आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, and that's your characteristic polynomial. You know it from your knowledge of the previous chapters. That's your characteristic polynomial, and the roots of the characteristic polynomial are in fact the roots of this transfer function, and the system parameter that is to be varied is the forward path gain. This is your forward path gain, and the idea is कि system जो है वो अपने poles जो है वो change करेगा जैसे जैसे आप इस parameter को, इस parameter k को जो forward path gain है इसको आप 0 से infinity तक लेके जाएंगे. तो as a result of that you will be seeing कि आपका जो पोल्स की लोकेशन है, जो आप क्लोज लूप पोल्स की का बिहेवियर देखना चाहते हैं अपना एस प्लेन में, वो आपको दिखा रहा होगा. एनी क्वेश्चंस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव सेड? सर जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है पाथ ट्रेस्ड बाय द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सर इसका क्या मतलब है सर? पाथ ट्रेस, पाथ का मतलब लोकस है ना, लोकस का मतलब है पाथ, जो भी पाथ बनाएगा पोल कहीं से कहीं जाते हुए, तो दैट इज दिस इज योर पाथ. पाथ को ट्रेस करेगा आपका रूट लोकस. इनफैक्ट दैट्स लोकस कह लें, इसको पाथ कह लें. दैट इज यानी पोल अगर सपोज यहाँ था तो पोल ट्रेवल कर रहा है विद द चेंज ऑफ के, एंड वी हैव टू लुक एट दिस. हमने अपना एनालिसिस के लिए और डिजाइन के लिए इस फिनोमेना को इस्तेमाल करना है, that when the poles are changing its place on some path, on some locus, so we will be looking at that, and then finally we will be using it for the system analysis and the system design. Have I answered your question, beta? Yes sir, thank you sir. Okay, so let's move forward.
नाउ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपने देख लिया, दैट वाज जस्ट टी ऑफ एस, बिकॉज टी ऑफ एस क्या था आपके पास, के जी ऑफ एस और डिवाइडेड बाय 1 प्लस के जी ऑफ एस एच एफ एस, बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक सिस्टम की वजह से। नाउ अगर मैं इस फीडबैक को यहाँ से इस लूप को ओपन कर दूं, and if I'm looking at y1 of s divided by r of s, that would be just a straight line, और इस केस में आपके पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा that would be k g of s h of s, ठीक है। so that's your open loop transfer function. open loop zeros क्या होंगे, these are the zeros of g of s h of s. इसके अंदर जो जीरोस, इस पोलिनोमियल के अंदर जो जीरोस पड़े होंगे जो न्यूमरेटर के अंदर, यानी अगर मैं इसके g of s को इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, न्यूमरेटर पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पोलिनोमियल। सो n of s के जो रूट्स होंगे दोज विल बी द जीरोस ऑफ द ओपन लूप पोल, एंड जो इसके d of s के जो रूट्स होंगे वो आपके ओपन लूप पोल्स होंगे, समटाइम्स कॉल्ड gh। आपकी बुक जो है इसको gh zeros एंड gh पोल्स, यानी ओपन लूप पोल्स को gh zeros एंड gh पोल्स भी कहते हैं, आप इसको टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। ओके, क्लोज लूप जीरोस एंड क्लोज लूप पोल्स कौन से होंगे? Of course, closed loop zeros जो हैं आपके, they are coming from the transfer function, क्योंकि इस transfer function को जो closed loop transfer function है that can be written as n of s over d of s। न्यूमरेटर पोलिनोमियल भी है, डिनोमिनेटर पोलिनोमियल भी है, जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं। तो जो न्यूमरेटर पोलिनोमियल के रूट्स हैं वो जीरोस हैं, और जो डिनोमिनेटर पोलिनोमियल के रूट्स हैं these are poles of the closed loop system. Any questions regarding this? सर नो No, sir. क्वेश्चन। थैंक यू। चलें, अच्छा, अब क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने देखी, दिस इज, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल था, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब आप इस पोलिनोमियल को जीरो को इक्वेट करते हैं तो यहां से आपको जो भी रूट्स मिलते हैं दीज आर इन फैक्ट पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। सो दिस इज, ये जो अंदर मैंने लिखा है दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, एंड ऑफ कोर्स उस पोलिनोमियल को जब मैं जीरो को इक्वेट करता हूं तो दैट बिकम्स एन इक्वेशन, और वहां से मैं अपने पोल्स जो हैं या रूट्स जो हैं वो इस क्लोज लूप सिस्टम के निकालता हूं। मैं इस चीज को रीराइट कर सकता हूं इस तरह से, के जी ऑफ एस एच एफ एस इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं ना? Yes, sir. So any value of s which satisfies this equation, यानी k g of s h of s, अब आपको पता है कि any value of s, suppose s naught is some value and I am interested in looking at the magnitude of this thing, so what I will be doing, k g of s naught h of s naught, and if that satisfied this equal to -1, what does it mean? इस बात का मतलब ये है कि ये आपका क्लोज लूप पोल है। कोई भी पॉइंट जो कि आपने एस प्लेन पे पड़ा हुआ है और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात का मतलब यह है कि वो आपका क्लोज लूप पोल है। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। Convinced? Anyone in the class who is not convinced on this statement? सर ये वाला रिपीट करिए स्टेटमेंट। आपका नाम? नंग्याल अहमद सर। हैं जी? नंग्याल अहमद सर। नंग्याल बेटा ऐसा है कि देखिए 1 plus k g of s h of s, that is what? That is my characteristic polynomial and I am equating it to 0 and I am getting closed loop poles of the system. इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ठीक है ना, इसके ये तो हम करते रहे। अब सिर्फ मैंने इसी इक्वेशन को रीराइट किया है, k g of s h of s is equal to -1, ठीक। एंड नाउ आई एम सेइंग कि कोई भी मेरा s is equal to something, anything on my s plane, अगर मैं वो पॉइंट उठाता हूं और वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दैट वुड बी माय क्लोज लूप पोल, बिकॉज ये मेरी जो इक्वेशन है ये मुझे क्लोज लूप पोल ही दे रही है ना। यस।
ठीक है ना, क्लोज लूप पोल दे रही है तो मैं कहता हूं इसी चीज को मैं यहां ले आया हूं और मैं कहता हूं के जी एफ एस एच एफ एस, सो एनी इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइंग, यहां से मुझे रूट्स मिल रहे थे, सो यहां से मुझे वही चीज है वो रूट्स में डालूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ना, अदरवाइज तो नहीं सेटिस्फाई होगी ये इक्वेशन। यस, ये इक्वेशन जीरो उसी वक्त होगी जब मैं इसके अंदर रूट्स डालूंगा, 1 प्लस समथिंग ये उसी वक्त जीरो होगी जब मैं इसके अंदर रूट डालूंगा तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। और अगर मैं इस तरह से इस इक्वेशन को लिखता हूं तो मैं रूट्स डालूंगा तो इक्वेशन जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगी, यानी ये वाली टर्म जो है ये -1 के इक्वल हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स दोज रूट्स आर द क्लोज लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम। सो आई एम सेइंग दैट व्हेनेवर this equation will be satisfied for any s, that s will be actually the closed loop pole of the system. Agreed? नंगिया? यस सर। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि ये आपके पास s जो है दैट्स अ कॉम्प्लेक्स आपके पास वेरिएबल है, और अगर मैं k gfs hfs की बात करूं तो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज फंक्शन को आप जानते हैं कि इट हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड कंपोनेंट एंड इट हैज गॉट अ फेज और एंगल कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप देखें, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज चीज हो, सो सपोज a प्लस जे बी की हम बात करें तो a प्लस जी में जी बी में आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग। सपोज हम इसे कह देते हैं दिस इज x। सो इस बात का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके एक तो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट मौजूद है और दूसरा फेज कंपोनेंट जो है वो मौजूद है। एग्रीड? यस सर। Okay, so now this is a complex thing as well. ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन रखा हुआ है इस बात का मतलब है इसके अंदर भी एक फेज टर्म मौजूद है और इसके अंदर भी एक मैग्नीट्यूड टर्म मौजूद है। सो व्हाट इज द फेज मैग्नीट्यूड टर्म ऑफ दिस थिंग? दैट इज k g of s h of s, that's the magnitude, and that's equal to 1, and of course that's the magnitude criterion, one way of writing of this thing. So k magnitude will be equal to 1 over g of s hfs magnitude. और the phase term जो है इसकी वो क्या हो जाएगी? So the phase of this thing that would be equal to, any volunteer? -1 है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। 180 डिग्री 180 degree, and in fact into 2i plus 1, all or odd multiples of that. ठीक है, so -1 जो है that would support this statement के जितने भी odd multiples of 180 हैं वो आपको support करता जाएगा। So again we were saying that any s which satisfies this equation, that would be the closed loop pole of the system. So now we are saying that if anything, if any s value that is satisfying the magnitude criteria and that's satisfying the angle criteria, that would be the closed loop pole. ठीक, so for anything to be called a closed loop pole, that should satisfy the magnitude criterion and the angle criterion. Any questions? So, no sir, जी, so from the closed loop characteristic equation, we have got two conditions, and any value of s which satisfy these two conditions in a closed loop is a closed loop pole, and that is any value of s for which this condition is satisfied, which is the magnitude criterion, and the phase criterion, which is the odd multiple of 180 degree, will be a closed loop pole. So now we are clear that we are taking the closed loop pole from the closed loop from the characteristic equation, and anything, any value of s on the s plane which is satisfying the magnitude criterion and the angle criterion, that would be our closed loop pole. ठीक हो गई बात? Now the question is that how we can use this information to our advantage, and that's what we are going to learn when we will be doing our root locus. Okay, typically the open loop transfer function की अगर हम बात करें
before moving that. So open loop अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो क्या चीज था? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है जी? एनी वन जिसको याद हो? TF1 is equal to K GFS HFS. So open loop transfer function was K GFS HFS, and we can write it in this form that this is K S plus Z inverse S plus Z2 and something S plus ZM S plus P1 S plus P2 S plus Pn, and minus Z1 minus Z2 minus Zm are the zeros of the system, and minus P1 minus P2 and minus Pn are the poles of the system. And what we are interested in, अब जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल था फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम, और इसके बारे में मैंने कहा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्लोज लूप होगा. बट इसको जरा गौर से देखिए, ये क्या चीज है? That is the open loop transfer function. ये open loop transfer function है. So when अगर इसी इक्वेशन को हम देखें कि जब आपके पास चलें उसके पे बाद में आते हैं. So how would the closed loop pole changes as k is varied? So let's consider the scenario when k is greater than equal to 0. We will be initially we will start with k is greater than equal to 0, and in fact 0 doesn't make any sense because 0 करेंगे तो आपकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी. So we are talking in a limiting sense that k is approaching to 0 and k is approaching to infinity. Say tending to 0 and tending to infinity के context में हम बात कर रहे होंगे. So now we will be looking into the steps involved in the construction of the root locus plot, and we will be discussing the intuitive understanding of those steps rather than proving each and every step. So first thing to note is that root locus will have n branches. क्यों n branches होंगी? जरा इस चीज को गौर से देखिए और बताइए कि n branches क्यों होंगी. देखिए इसके अंदर कितने जीरोस रखे हुए हैं? N. सर n. m. और कितने पोल्स हैं? सर n poles. N poles. And we have said in the statement of the root locus that root locus for a feedback system is the path traced by the roots of the characteristic polynomial as some parameter is varied. So इस बात का मतलब है जितने भी मेरे पास रूट्स होंगे, जितने भी रूट्स हैं मेरे, मुझे उन तमाम रूट्स को, उनके पाथ्स को देखना है. So that's why I am saying जो मेरा ओरिजिनल फाइनल रूट लोकस प्लॉट होगा उसके अंदर कितनी ब्रांचेस होंगी. सपोज मेरे पास अगर 2 रूट्स पड़े हुए हैं, सो 2 रूट्स का मतलब ये है कि मेरे पास जो भी है इसका ट्रेस देखना होगा मुझे और इसका ट्रेस देखना होगा मुझे. मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी बना दी हैं. सो दो मेरे पास इस तरह के ट्रेसेस मौजूद होंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट रूट लोकस विल हैव n ब्रांचेस, बिकॉज अगर 2 पोल हैं तो 2 ब्रांचेस होंगी, अगर 3 पोल हैं तो 3 ब्रांचेस होंगी. क्लियर हो गई बात ये? सो ये बात ज़हन में रखनी है कि मेरे पास n ब्रांचेस हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोल्स. ठीक? Yes. Okay. Now the question arises that how do we plot these n branches, and by and large we will be seeing that this angle condition, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये angle condition जो है or the phase condition will be helping us in plotting all these traces, all these branches. But before going into this process of root locus construction,
वी मेक अ सिंपल एग्जांपल, उस एग्जांपल को हम स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो देखते चले जाएंगे, सो दैट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। सपोज मैं स्टार्ट करता हूं एक सिंपल एग्जांपल से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूट लोकस, एंड आई एम सेइंग दैट के जी ऑफ एस HFS जो है which is my open loop transfer function, and that is what K over S plus 4 S minus 4। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये K जो है ये आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का फॉरवर्ड पाथ गेन ही, इसको समझ लीजिए। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास ये मौजूद है। N क्या है जी इसमें? N2 है। M क्या है? 0। M 0। नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 0 हैं इसके सिस्टम के अंदर, नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो 2 हैं। सो ओपन लूप पोल्स जो हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए हैं -4 और 1 के ऊपर। एग्रीड? यस। ओके, सो अगर मैं ओपन लूप पोल्स की बात करूं तो मेरे पास एक पोल जो है वो पड़ा हुआ है -4 पे, और एक पोल मेरा पड़ा हुआ है 1 पे। और सपोज मैं ओपन लूप जीरोस मेरे पास कोई है नहीं, एंड सपोज वी टेक सम टेस्ट पॉइंट जिसको मैं कहता हूं दैट इज ST, दैट्स माय टेस्ट पॉइंट। तो इस टेस्ट पॉइंट तक मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये मेरे रूट लोकस पे होगा या नहीं। तो क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए मुझे? मुझे इस इक्वेशन का, जो कि मेरी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन है विच इज के जी एफ एस एच एफ एस, इसका मुझे मैग्नीट्यूड क्राइटेरियन एंड फेस क्राइटेरियन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेस क्राइटेरियन देखना चाहिए। और अगर वो फेस क्राइटेरियन जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री आ रहा है तो देन इट्स फाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है मेरा रूट लोकस पे है। जस्ट एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल कि किस तरह से हम देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, सो दैट कि हम ट्रेस कर सकें अपने रूट लोकस के पाथ को। तो क्या होना चाहिए? डिफरेंट वेक्टर लेंथ्स देखते हैं। एक वेक्टर जो है मेरा ये पड़ा हुआ है, दूसरा वेक्टर जो है मेरा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इनफैक्ट अगर इस वेक्टर को मैं कहूं तो इस वेक्टर को मैं कह सकता हूं दिस इज ST + 4 वेक्टर है, दिस इज ST - 1 वेक्टर है। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो दिस इज एंगल ऑफ ST - 1। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं विद द रियल एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज अगर मैं चलूं तो दैट इज ST एंगल ऑफ ST + 4 मेरा एंगल, ठीक है। So in order for this test point, this ST, to be on the root locus, it should satisfy two conditions generally, the magnitude conditions and the phase condition or the angle condition, ठीक। and इस केस में क्या होना चाहिए? एंगल कंडीशन क्या होना चाहिए? angle of this equation will be what? That would be angle of K minus angle of ST + 4 minus angle of ST - 1. So we are taking K greater than equal to 0 है, तो क्या एंगल होगा इसका? सर 0। इसका एंगल तो हो गया 0। So lying on the positive axis है, so it will be, there will be no contribution from here। इस particular example के केस में बात कर रहे हैं, so this is 0 because that's lying on the positive axis। now what about ST + 4 और दूसरों के एंगल की अगर हम बात करें तो you can find it out and finally you will be saying that this is 0। इसको मैं कह देता हूं this is suppose θ1 और इसको मैं कह देता हूं this is suppose θ2। so finally मुझे देखना ये होगा कि -θ1 - θ2
if this is equal to odd multiple of 180 degree, या मैं ये कहूँ कि this is equal to 180 into 2k plus 1, if this is the case, I will be saying that this ST is located on the root locus. Any questions regarding this concept? सर एसपी का रूट लोकस में लाई करने का मतलब क्या है? बेटा मुझे ये देखना है ना कि मेरे रूट किस तरह से चलेंगे। मैं अपने क्लोज लूप उनका रास्ता देखना चाहता हूं, मैं उनका रूट देखना चाहता हूं। तो रूट देखने के लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि कोई टेस्ट पॉइंट मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे रखूंगा तो मैं देखूंगा कि यार ये मेरा रूट में है। अगर सपोज मैं देखना चाह रहा हूं कि रूट तो है ये वाला रूट लोकस का पोल का, और मैं रूट अगर रखता हूं, मैं यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट रखता हूं, तो क्या ये रूट लोकस में होगा? नहीं होगा ना, तो एंगल क्राइटेरियन सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। सो द पॉइंट्स जो कि मेरे उसके अंदर नहीं होंगे, सेटिस्फाई एंगल क्राइटेरियन को नहीं कर रहे होंगे, वो रूट लोकस में नहीं होंगे। या इन अदर वर्ड्स, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव के वो मेरे क्लोज लूप पोल्स नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव सेड ऑलरेडी दैट एनीथिंग विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, any value of s that is satisfying this equation, वो क्या चीज है? That is a closed loop pole. So अगर वो closed loop pole नहीं है तो of course वो उसके लोकस पे भी नहीं है। लोकस पे वही चीजें, रूट के लोकस पे वही आ रही हैं जो कि क्लोज लूप पोल है। सो एक्चुअली ये जो पोल अगर आप देखें, आपने कहा ये ओपन लूप पोल्स हैं, ये पोल्स हैं के जी एफ एस एच एफ एस के। व्हेन के टेंड्स टू 0 तो आप यहां बैठे होते हैं, और जब k इंफिनिटी की तरफ चलता है तो आप 0 की तरफ चलते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस, बट वो सारे के सारे जो हैं वो क्लोज लूप पोल्स हैं, बिकॉज k टेंड्स टू इंफिनिटी, जब 0 पे जाता है तो आपका जो क्लोज लूप पोल है वो इनफैक्ट ओपन लूप पोल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? बाकी सारे सो रहे हैं। इब्राहिम किधर है? मेमन किधर है? यस सर, समझ आ रही है सर। यस सर, समझ आ रही है सर। 2 इब्राहिम है, दूसरा इब्राहिम किधर है? चलें आगे। अच्छा, मुझे जब टाइम हो जाए, मुझे क्योंकि पिछली दफा भी आपने यही कहा था कि टाइम हो गया है और फिर बाकी मसले मसाइल ना हो, तो आपके क्लास का टाइम है क्या वो मुझे बता दीजिए। सीआर बैठे हुए हैं? सीआर बैठे हुए हैं? यस सर। यार तू तो इतना चुप चुप रहता है, तू जरा इन्वॉल्व हो जाया कर यार। सर टाइम का आप कह रहे थे? टाइम सर 11:40 है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव तो मेरा बच्चा आपको होना चाहिए। आप बिल्कुल इतने, बाकी क्लासेस में भी इसी तरह चुप चुप रहते हैं या मेरे साथ स्पेशल मेहरबानी है? नहीं सर, सारी क्लासेस में ऐसा ही है। नहीं, आप जरा इन्वॉल्व रहा करें। आपको सीआर बनाया है क्लास ने, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा करें। अगर मुझे आपने कोई भी कम्युनिकेट करना हो बात तो आपके थ्रू होनी चाहिए ना। यस सर। Okay, so now we will be moving towards the step involved in constructing of the root locus. 5 मिनट दे लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको, अभी मेरा ख्याल है वैसे टाइम जो है ना वो है 11:25 है। वी हैव 15 मिनट्स। ओके, so we are considering a closed loop negative feedback system with characteristic equation। अगर मैं कहूँ तो वो characteristic equation क्या होगी? So that's my, अगर ये open loop मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखना चाहूं तो वो क्या होगी? सीआर याद है कुछ? यार जल्दी जल्दी बताया करो ना, तो फिर कोई ऐसा जवाब ना देने में ना कोई मसला नहीं, लेकिन खामोशी में मसला है। वो जरा थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए। जी सीआर ज़हन में आ रहा है कुछ? नहीं सर। ये क्या चीज है? 1 plus k, 1 plus k, that would be your
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रादर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो इसके अंदर भी मैं 1 प्लस कर दूं तो दैट वुड बी योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें -z1 -z2 -zm आर द जीरोस ऑफ द सिस्टम, -p1 -p2 -pn आर द पोल्स ऑफ द सिस्टम। सो गौर कीजिए कि आपके पास kg of s hfs were the open loop poles and zeros, and 1 plus kg of s hfs, इस इक्वेशन से आपके पास जो चीज आएगी, दिस विल बी द क्लोज लूप सिस्टम्स, पोल्स आपके आ जाएंगे। नाउ कंसीडरिंग द केस where m is lesser than equal to n, we will be looking at the cases जहां पे आपके पास zeros जो हैं वो lesser than equal to n होंगे, and of course we have already said कि हमारा जो k है forward path gain जो है that would be positive. Okay, now we will be going to the first part कि loci branches या loci branches जो है वो क्या है, it is in fact the plural of the locus. So इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास n poles हैं तो अल्टीमेटली आपके पास n जो है वो ब्रांचेस हैं, n लोकाई है, लोसाई है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो लोकाई है आई एम नॉट श्योर, बट मेरे पास इतनी n ब्रांचेस हैं। So the branches of the locus are continuous curves that start at each of the n poles of GH poles, open loop n poles से start करेंगे for k is equal to 0. In fact k tending to 0 पे आपके पास जो चीज भी पड़ी होगी ओपन लूप पोल्स पे वो एक्चुअली आपका बन जाएगा क्लोज लूप पोल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से आप उठेंगे एंड यू विल बी टर्मिनेटिंग एट k is equal to infinity to m zeros of the GH, यानी m ओपन लूप जीरोस पे आप ब्रेक कर रहे होंगे। थिंक अबाउट इट, ऐसा क्यों है? अभी एक छोटी सी एग्जांपल हमने स्टार्ट की थी और हमने कहा था कि उसके अंदर जो GFS HFS है, that was the open loop transfer function, that is k over s plus 4 and s minus 1, ठीक है। और अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, 1 plus k over s plus 4 s minus 1. So what I'm saying, when k tends to 0, these are in fact you are at the open loop, आपके पास जो भी when k tends to 0 आपके open loop poles पे आप बैठे हुए हैं। When k tends to 0, what are the roots, what are the poles? -4 and +1. What are these? These are the open loop poles. और जैसे जैसे k बढ़ता चला जाता है, यहां से आपको क्या मिलता है, एक्चुअली अगर आप यहां देखें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में s plus 4 s minus 1 plus k and equal to 0, that's your characteristic equation, and for different values of k you will be getting the closed loop poles, and of course the closed loop pole will be the path of the, जैसे जैसे आपको k की different values के लिए different poles मिलते चले जाएंगे, that would be in fact your path of the or locus of that particular pole. Any questions? सर ये जो अभी अपनी k टेंड्स टू 0 सर जो आपने बात की सर, ये सर इसको अगर आप रिपीट कर दें सर एक दफा। बेटा ये आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है which we have decided for our एग्जाम्पल के लिए, k divided by s plus 4 into s minus 1। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। वहां से हमने कहा कि ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, व्हेन k tends to 0 what happens? सर k जब टेंड करेगा 0 की तरफ, फिर तो सर ये सारी टर्म पूरी फ्रैक्शन ही खत्म नहीं हो जाएगी सर? s plus 4 s minus 1 plus k is equal to 0। जब k 0 पे है तो आपके रूट्स क्या हैं?
सर -4 और +1 आ जाएगा, राइट सर। और इनफैक्ट ये पोल्स जो हैं ये ओपन लूप पोल्स हैं। यस सर। इसी क्वेश्चन से ले रहा हूँ ना। यस सर, यस सर। यहाँ से भी नजर आ रहे थे ना -4 और +1 पे, ठीक है Yes, ना, sir. टेंडिंग टू 0 पे यही वाले पोल थे। सो अब मेरे पास ये यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, और जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्या ये पोल बैठे रहेंगे +4 -4 और +1 पे k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए? क्या ये बैठे रहेंगे? नो सर, चेंज होंगे। चेंज हो जाएंगे ना, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज s² प्लस 3s -4 प्लस k, ये वाली सिचुएशन है। सो k की वैल्यू अगर 10 होती है तो ये इक्वेशन बन जाएगी s² प्लस 3s माइनस 14। k की वैल्यू अगर 15 होती है तो ये इक्वेशन हो जाएगी s² प्लस 3s माइनस 19। सो ऑफ कोर्स रूट्स चेंज होते जा रहे हैं, रूट्स चेंज होते जा रहे हैं तो पोल्स की लोकेशन बदलती जा रही है। एंड इनफैक्ट ये सारे क्लोज लूप पोल्स हैं बिकॉज दैट इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, आपने ओपन लूप पोल से स्टार्ट किया है एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स ओपन लूप जीरोस। वी विल टॉक अबाउट दैट कि वो क्यों है, बट आर यू कन्विंस्ड कि ओपन लूप पोल्स जो हैं जब k टेंड्स टू 0 कर रहा है तो आप ओपन लूप पोल्स पे हैं, लेकिन जैसे ही k की वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू होती है, इनफैक्ट दीज आर माय क्लोज लूप पोल्स एंड दे आर ट्रेवलिंग समवेयर। यस सर। ठीक है, और किसी को भी ये इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क। And when k tends to infinity, the locus branches approach the m zeros. And now we have said कि मेरे पास n जो है वो greater than equal to m है। ठीक, so n branches start हो रही हैं और k is equal to 0 पे, और k is equal to infinity पे वो m branches पे end हो रही हैं। So of course मेरे पास अगर तो n equal to m है तो मसला हल हो गया। So every branch will be starting from an open loop pole and that would be terminating on the open loop 0. Finish, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। But the problem will be कि अब n is equal to, जब n is greater than m है, in that case जो बकिया m minus m है, n minus m branches हैं, इनका क्या होगा? क्योंकि ये स्टार्ट तो हो गई थी n पोल से, अब इन्होंने कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना है। So the remaining curves will go to infinity in the complex plane along asymptotes at k tends to infinity. So asymptotic behavior होगा इन branches का n minus m behavior का। So any questions regarding this? No sir. Okay, इसी एग्जाम्पल को देखिए, इसी एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टार्ट इसको देखते हैं। पहला अगर हम कंप्लीट कर पाएं आज तो बड़ी मज़ेदार बात हो जाएगी। सो मेरे पास ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, दैट इज इनफैक्ट सिग्मा, दैट इज j ओमेगा एक्सिस, दिस इज माय s प्लेन। मेरे पास जो पोल्स हैं वो -4 पे एक पोल पड़ा हुआ है और दूसरा पोल जो है वो मेरा +1 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और अब मैं देखना चाह रहा हूं कि जो मेरा रूल 1 है वो कहता है कि 2 ब्रांचेस होंगी बिकॉज n इज इक्वल टू 2 है। इनफैक्ट 2 पोल्स है मेरे पास ओपन लूप। ठीक, सो 2 ओपन लूप पोल्स हैं तो मेरे पास n ब्रांचेस होनी चाहिए। रियल एक्सिस पे मेरे पोल्स पड़े हुए हैं तो and they will be starting from -4 and +1। यानी हो सकता है कि अब मेरे जो पोल्स स्टार्ट करें, इसको थोड़ा सा अगर हम बोल्ड कर लें, ग्रीन करके बोल्ड कर लें, सपोज हो सकता है कि मेरा पोल इस तरह से स्टार्ट करे। ठीक, ये मेरा लोकस है। सो राइट की तरफ ये मूव कर रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस तरह से इस तरफ लेफ्ट को मूव कर रही है। पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। ठीक, सो राइट नाउ आई एम सेइंग कि एक जो s-4 वाला पोल है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है और जो s+1 वाला है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है ऑन द रियल एक्सिस। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई ये
इस तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्या वजह आपके दिमाग में आती है? सर टुवर्ड्स जीरो जाएंगे। s इज इक्वल टू 0 है सर, हमने s की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली। एस की मुझे समझ नहीं आ रही बात। एस की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली से क्या मतलब? यानी टेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं? यस, टेस्ट पॉइंट जो s टेस्ट पॉइंट तो आपको समझाने के लिए था ना, अब हर वक्त टेस्ट पॉइंट थोड़ी लेते रहेंगे। चले वो ले लेंगे, लेकिन इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि रूट जो है वो ग्रीन पाथ क्यों है, क्यों होना चाहिए, और ब्लू क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, मेरा ब्लू नहीं हो सकता, मैं कहता हूं नहीं हो सकता, उसकी क्या वजह है? देखिए अगर तो मैं, हाँ बोले बोले बोले, शाबाश। सर जो लुकाई हैं वो जीरोस पे एंड होंगे, तो हमारा जीरो सर ओरिजिन पे पड़ा है। अभी हमारे पास जीरो ओरिजिन पे नहीं है, ये डीएसपी वाली सिचुएशन नहीं है दैट द ट्रांसफर फंक्शन विल बी लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस। इसलिए जरा थोड़ा सा टाइम के लिए अपने डीएसपी वाले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा भूल जाइए, ठीक है? फॉर अ कॉजल स्टेबल सिस्टम, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस को जो हम इक्वल करते थे, और जो पोल्स जो हैं या जीरोस जो हैं वो हम ओरिजिन पे बिठा देते थे, उस चीज को थोड़ा भूल जाइए। राइट नाउ आवर सिस्टम इज k over s plus 4 s minus 1. There are two poles and there are no zeros in it. Agreed, beta? Yes sir. Okay, so we are starting from -4, which is an open loop pole, and we are starting from open loop pole which is located at +1, and we are moving towards right or left. But one thing is for sure, that we cannot move in the direction of this blue line. Why not? Because देखिए इस केस में आप क्या कर रहे हैं, we will be making the root as complex, और complex root अगर होगा तो complex root के लिए conjugate pair मौजूद होना चाहिए, और conjugate pair अगर मौजूद नहीं होगा तो आपका जो differential equation है that would be having imaginary coefficients which we don't want. क्योंकि यहाँ पे सिंगल पोल था, तो या सिंगल पोल की सूरत में या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, which is not recommended, because in that case you will be having only imaginary poles. There will be no complex conjugate pair of that, and as a result of that the imaginary component will be coming in the coefficients of the differential equation, which is not recommended. Agreed, beta? So blue path जो है that is not recommended, not required. सर ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए? हर एग्जांपल के लिए। जब भी आपके पास कोई सिंगल पोल है, रियल एक्सिस पे पड़ा है, और उसका रूट आप देखने के लिए जा रहे हैं, तो वो किसी भी सूरत में सिंगल पोल जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ नहीं जाएगा। सिंगल पोल, डबल पोल जा सकता है, बिकॉज डबल पोल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर बना सकता है, ठीक है ना? यस सर। किसी भी सिचुएशन में जो भी आपका रियल पोल है, so there is a possibility of opting this blue line or blue path if we have repeating roots at s is equal to -4 to make them complex conjugate pair. Now the second question is why the locus is moving towards the right, और भाई इस तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा, या इस तरफ मूव क्यों नहीं कर रहा? क्या आइडिया हो सकता है, क्या वजह है, और मैंने क्यों इस ग्रीन पाथ को ऑप्ट किया है? Again, the answer to this is from the angle condition. Suppose we take a path, we take a test point at this particular, ये मेरा test point है, s is equal to -6 पे, -6 पे एंगल क्राइटेरियन मेरा क्या था? एंगल क्राइटेरियन था मेरा, एंगल जो भी था, एंगल GFS HFS का जो एंगल था, that was what? एंगल ऑफ k, यहाँ पे k भी था, so angle of k that was in fact equal to 0 minus θ1 minus θ2. जी जनाब, क्या एंगल्स हैं मेरे? θ1 क्या एंगल है? इस टेस्ट पॉइंट से देखना है, -4 से इस टेस्ट पॉइंट तक और +1 से इस टेस्ट पॉइंट तक एंगल्स क्या हैं? θ1 क्या एंगल है?
-2 एंगल 0 बेटा एक चीज ये रखी हुई है, ये वेक्टर है मेरा, इस वेक्टर को देखो, इसका एंगल क्या है? दिस इज माय सर 180 डिग्री 180 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल +1 से? सर इसका भी 180 डिग्री। Great, 180 degrees. So the overall angle of this test point will be equal to -360 degree. Does it satisfy the angle criterion? नो सर। Why not? सर ऑड मल्टीपल्स होने चाहिए। Odd multiple नहीं है। No, because it's not odd multiple. So what does it mean? That S is equal to -6 test point is not on the root locus. So that's why I'm not moving this way. But if you will take any test point on this path, you will be seeing कि ये वाला सारा path जो है that would be on the root locus. So that's why I'm moving towards this way. Understood? यार कोई हाँ ना ही कर दो बच्चा। Yes. Yes. Sir. Okay, so let's leave it here. और इंशाल्लाह ताला फिर यहीं से जो है वो start करेंगे. So let's have attendance.